ये मत पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। नमस्कार, आज हम लोग साइक्लोट्रॉन के बारे में सीखेंगे। साइक्लोट्रॉन एक ऐसा डिवाइस जो चार्ज पार्टिकल को हाई एनर्जी तक एक्सीलरेट करता है। ये हाई एनर्जी तक एक्सीलरेट किए हुए चार्ज पार्टिकल न्यूक्लियर रिएक्शन, रेडियो एक्टिविटी, मॉलिकुलर एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर के स्टडी में यूज होते हैं। उस यूज की बात आप आगे फिर से पढ़ लेंगे तो पता चल जाएगा। फ़िलहाल इस डिवाइस को इन्वेंट करने वाले दो साइंटिस्ट, एक ईओ लॉरेंस और दूसरे एमएस लिविंगस्टोन थे, जो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में 1934 में इसका इन्वेंशन किए। ओके, इस डिवाइस के प्रिंसिपल की बात करें तो ये लॉरेंज फोर्स पे काम करता है। लॉरेंज फोर्स बेसिकली एक ऐसा फोर्स जो मूविंग चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक कम मैग्नेटिक फील्ड साइमल्टेनियस एक्ट होने पे काम करता है। तो यहाँ पर अगर हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो एक लार्ज होलो सिलेंड्रिकल वेसल ले लिया जाएगा। कुछ वो वेसल आपको इस तरह का दिखेगा। ओके, और इस वेसल को मिडिल से दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा। ये दो पार्ट में जो डिवाइड करेंगे, ओके, ईच पार्ट का शेप जो होगा वो डी के शेप का होगा, इसीलिए ईच पार्ट को आप डी बोलेंगे। ओके, और इसको एक हाई फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर से जोड़ दिया जाएगा। ये आपका ऑक्सीलेटर। ओके, अभी इस पूरे अरेंजमेंट को मैग्नेट के स्ट्रॉन्ग पोल पीसेस के बीच में रिप्लेस कर दिया जाएगा। जस्ट इसका आपको टॉप व्यू दिख रहा है यहाँ पर, ये साइक्लोट्रॉन का टॉप व्यू है। ओके, ये जो मैंने दिखाया आपको कुछ इस तरह से अगर दिखेगा टॉप से देखना चाहेंगे तो। हाँ, अभी इसके वर्किंग की बात करें तो जिस चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट करना है उसके सोर्स को आप एक काम करें, एट द सेंटर ऑफ ड डी रख दें। ये हाई फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको अल्टरनेटिंग नेचर का होगा। तो फिलहाल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने के लिए एक एंड पॉजिटिव और दूसरा एंड नेगेटिव होगा। ऑब्वियस है कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा लाइक दिस। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगते हैं। ओके, अभी आपने लॉरेंज फोर्स में दिखाने की कोशिश की थी F=Q/E। और इलेक्ट्रिक फोर्स की खासियत होती है कि अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, जो भी एग्जांपल मैंने वहाँ पर दिखाए थे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के थे, वो अपने डायरेक्शन में उसको एक्सीलरेट करता है। ओके, तो यहाँ पर अगर कोई चार्ज पार्टिकल आपने रखा तो ये मान लीजिए कि ये D1 है, से D2 के तरफ एक्सीलरेट करेगा। ओके, अभी एक्सीलरेट करने के बाद से जैसे ही वो D1 से D2 में इंटर कर जाएगा, अगर ये 10 वोल्ट है, ओके, और ये -10 वोल्ट है फॉर टाइमिंग मान लीजिए, तो वैसे केस में D2 का जो पोटेंशियल है वो -10 है, D1 का जो पोटेंशियल है +10 है। पोटेंशियल डिफरेंस D1 और D2 के अक्रॉस है। लेकिन जैसे ही वो केवल D2 में इंटर कर गया तो D2 में पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड = -dV/dr होता है। बिकॉज वहाँ तो केवल पोटेंशियल है 10 वोल्ट का पूरे रीजन में, तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। और इसीलिए अगर इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें, ओके, तो यहाँ पर Q से मल्टीप्लाई करके आपको 0 मिल जाएगा। ओके, तो फिलहाल जब इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लग रहा है तब मैग्नेटिक फील्ड का रोल यहाँ पर आएगा। और मैग्नेटिक फील्ड जो है कुछ इस तरह से प्लेस है कि ये फील्ड परपेंडिकुलर हो। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे से क्रॉस रिलेशन 90 डिग्री का रिलेशन बनाएगा। तो जब ये 90 डिग्री का रिलेशन बना रहा है तो वैसे केस में चार्ज पार्टिकल इस डी में क्या करेगा, स्ट्रेट तो मूव कर सकता नहीं। जब भी आप देखे हैं कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूविंग चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड अगर लगे तो वैसे केस में चार्ज पार्टिकल का जो पाथ होता है वो सर्कुलर होता है, यानी सेमी सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब करके वो D1 में आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा, इन बिटवीन ये अपना पोलरिटी, चूँकि ये हाई फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर है, अपना पोलरिटी चेंज कर लेगा
और जैसे ही पोलरिटी चेंज कर लेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपको कुछ इस तरफ होगा। ओके, नाउ पहले इसका वेलोसिटी 0 था, तो अगर आप वेलोसिटी की बात करते v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक्सीलरेशन कुछ भी आप एज्यूम कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये u को 0 मान लें इनिशियली रेस्ट में, तो ये आपके पास ए टी हो जाता। और अब जब यहाँ पहुँचेगा और यहाँ पर फिर से उसी वेलोसिटी के साथ यानी v इज इक्वल टू ए टी वेलोसिटी के साथ इंटर किया है, इसके बाद से इस तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है उस फोर्स के कारण फिर से एक्सीलरेशन होगा। अब यहाँ पर u के जगह पर भी क्योंकि इनिशियल हो जाएगा और फिर से ए टी करेंगे तो आपके पास 2at आ जाएगा, मीन्स आपका वेलोसिटी यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। अब एक बात और समझनी है, वेलोसिटी तो इंक्रीज हो गया, क्या ये पाथ इस तरह से इंक्रीज करके इसी के ऊपर ओवरलैप करेगा? तो अब देखिए एक और चीज़ ऑब्टेन कर लेते हैं। जब ये एक्सप्रेशन ऑब्टेन कर लेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा कि अब पाथ उसका एक्चुअल में कैसा होना है। तो एक्सप्रेशन भी साथ साथ साइमल्टेनियस ऑब्टेन करते चलते हैं और फिर हम इसके नेचर को देख लेंगे। अगर आपने इस तरह के पाथ को मैग्नेटिक फील्ड में दिखाया है, ओके, अभी इसके रेडियस को r मान लें, ओके, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को आप एज्यूम कर सकते हैं, आउटवर्ड के केस में डॉट, इनवर्ड के केस में क्रॉस, जो भी आपको मिले अकॉर्डिंगली। ओके, तो अभी इस पे लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स, ओके, Fm की बात करते हैं, ये Q V B साइन, ओके, जो मूवमेंट है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है इसलिए यहाँ पर 90 होगा और तब ये इज इक्वल टू क्यू भी इंटू बी हो जाएगा। आपको एक चीज़ और मालूम है कि पाथ सर्कुलर हो या सेमी सर्कुलर हो, वैसे केस में एक सेंटीपिटल फोर्स भी लगता है, और जब सेंटीपिटल फोर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। कुछ लोगों को ये मन में बात आ रही होगी कि सर पाथ जो है सेमी सर्कल है तो सेंटीपिटल फोर्स हाफ एम वी स्क्वायर होगा। क्या आप भी ऐसा मानते हैं? नहीं, पाथ इवन अर्क भी हो, सर्कुलर हो, तो सेंटीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन वही होगा। ओके, तो वैसे केस में यहाँ पर जो मैग्नेटिक फोर्स है वही सेंटीपिटल फोर्स जनरेट कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अगर आप देखेंगे तो एफ सी इज इक्वल टू आपके पास एफ एम हो जाएगा। इसको इक्वेट कर देंगे तो आर का वैल्यू आपके पास एम वी बाय क्यू भी आ जाएगा। इसको एक इक्वेशन मान लें। ये D1 में जो रेडियस डिस्क्राइब किया इसकी बात कर रहे थे। अभी बात नेक्स्ट हम लोग कर लें यहाँ पे, हमको टाइम निकालना है, टाइम स्पेंट इन D1 में कितना टाइम स्पेंड किया। तो टाइम जो है T इज इक्वल टू पाथ लेंथ सेमी सर्कल का पाथ लेंथ हो जाएगा आपके पास पाई इंटू आर बाय स्पीड ऑफ रिवोल्यूशन यानी v, यहाँ से पाई इंटू वी और r का एम वी बाय क्यू बी, यहाँ से v और v कैंसिल हो गया, ये हो गया पाई m बाय क्यू बी। ओके, यहाँ पर टाइम जो है ये देखिए इंडिपेंडेंट है वेलोसिटी के और रेडियस के। ओके, ये डिपेंड नहीं करता कि वो D1 में है या D2 में है। यानी अगर हम टाइम T2 की भी बात करें, ओके, सेकेंड वाले D में, तो ये आपको वंस अगेन कितना, तो पाई m बाई क्यू बी ही आएगा। अगर ऐसा है कि टाइम सेम स्पेंड करना है यानी T1 और T2 दोनों सेम है और यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज है, तो उतना ही टाइम स्पेंड करने के लिए चार्ज पार्टिकल को अपना रेडियस इंक्रीज करना पड़ेगा, यानी पाथ जो होगा इसका कुछ बड़ा हो जाएगा। ओके, देन अगर फिर यहाँ पर गैप के बीच आता है तब तक ये अपने पोलैरिटी को फिर से चेंज कर लेगा, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। फिर एक बार ये गैप में आएगा तब तक पोलैरिटी फिर अगेन एंड अगेन चेंज होगी। ऑक्सीलेटर की फ्रीक्वेंसी कुछ ऐसी ट्यून की जाती है कि जितनी देर में वो गैप में आए उतनी देर में वो पोलैरिटी अपना रिवर्स कर ले और तब ये चार्ज पार्टिकल कुछ इस तरह से चलते हुए, ओके, यहाँ पर आपके पास एक डिफ्लेक्शन प्लेट लगा रहेगा, यहाँ से निकलते हुए ये जो भी टारगेट है उस टारगेट को हिट कर देगा। तो फाइनली एक बात दिख रहा है
कि फर्स्ट रोटेशन के बाद सेमी सर्कल डिस्क्राइब करने के बाद से जो स्पीड हुआ था 80 हुआ था, सेकंड के बाद से 280 हुआ था। इस तरह से हर बार जब आप देखेंगे वो रिवॉल्व करेगा, वेलोसिटी इंक्रीज एंड इंक्रीज करता जाएगा और ये इंक्रीज वेलोसिटी के कारण उसका काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगा। ओके, तो यही है इसका वर्किंग का कॉन्सेप्ट। अभी हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। एक्सप्रेशन किसका? फॉर टाइम पीरियड बोल दें या फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं इसका ऑफ रिवॉल्यूशन। तो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन जब निकालने जा रहे हैं आप, तो आपका वर्क लगभग किया हुआ है। यहाँ पर टाइम पीरियड जो होगा वो कंप्लीट मोशन के टाइम को बोलेंगे। ओके, जहाँ रेफरेंस से स्टार्ट किया वहाँ वापस आ गया तो दैट इज़ टाइम पीरियड। तो उसके हिसाब से टाइम पीरियड इज इक्वल टू T1 प्लस क्या होगा T2, यानी पाई एम बाई क्यू बी प्लस पाई एम बाई क्यू बी 2 पाई एम बाई क्यू बी हो जाएगा। ओके, अभी इसको नोट कर लेंगे अगर टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन चाहिए तो। यहाँ से कुछ फ्रीक्वेंसी भी निकालना होता है, वो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, न्यू सी कह सकते हैं 1/T करके। तो यहाँ पर क्यू बी बाय 2 पाई एम का एक्सप्रेशन आएगा। वेल, बढ़िया, ये एक्सप्रेशन आ गया। नेक्स्ट हम करेंगे क्या, अभी जब हमको फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन निकल गया तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का भी एक्सप्रेशन साथ साथ निकाल लेते हैं। ओके, जब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बात करें हम, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए काइनेटिक एनर्जी आपके पास हाफ mv² होता है। एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के आपके पास कितना हो गया, हाफ mv² हो गया। ओके, अभी आप अगर यहाँ पर लिखना चाहें तो हाफ m, और अभी r इज इक्वल टू आपने लिखा था mv/qb, यहाँ से v का एक्सप्रेशन निकालेंगे तो ये हो जाएगा qb/r/m, स्क्वायर है तो वहाँ से स्क्वायर भी हो गया। ओके, जब इस एक्सप्रेशन को आप आगे बढ़ाएंगे तो हाफ m q²b²/m² इंटू r²। अभी यहाँ पर इसको कैंसिल कर ले तो आपका एक्सप्रेशन कुछ ऐसा है। ये काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हो गया। अगर आप इस काइनेटिक एनर्जी को मैक्सिमम लिखना चाहते हैं तो इस तरफ भी मैक्सिमम लिखना पड़ेगा, बिकॉज आपने हाफ, वो तो नंबर है, क्यू जो चार्ज पार्टिकल का सैंपल लिया है वो चार्ज पार्टिकल आपका फिक्स रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड पोल्स आप चेंज कर नहीं रहे हैं, तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड वही रहेगा और चार्ज पार्टिकल का मास भी। तो आप अगर चाहते हैं कि एनर्जी जो हो मैक्सिमम हो, एनर्जी को मैक्सिमम करने के लिए आपको इस R को भी मैक्सिमम करना पड़ेगा। और R मैक्स अब क्या होगा इसकी बात कर लें तो R मैक्स बेसिकली यहाँ पर R मैक्स इज इक्वल टू, है ना, ये रेडियस ऑफ D। अगर आउटर मोस्ट पाथ में वो रिवॉल्व करेगा तो ये जो डिस्टेंस है वो बेसिकली रेडियस है, और यहाँ तक अगर पहुँच करके एकदम आउटर लैप में अगर वो रिवॉल्व कर रहा है तो ये इस केस में उसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा। तो फिलहाल साइक्लोट्रॉन और उसकी काइनेटिक एनर्जी की भी बात हो गई। अब थोड़ी सी बात एक और हो जाए, लिमिटेशंस। कोई भी डिवाइस है तो उसका लिमिटेशन ज़रूर होगा। तो लिमिटेशंस की बात करें तो पहली बात, साइक्लोट्रॉन न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उस पर लॉरेंज फोर्स लगने की बात नहीं आएगी, और जब लॉरेंज फोर्स लग ही नहीं रहा है तो चार्ज पार्टिकल के एक्सीलरेशन की बात कहाँ से। ओके, तो पहला पॉइंट, न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल कैन नॉट बी एक्सीलरेटेड यूजिंग साइक्लोट्रॉन। दूसरे पॉइंट की बात करें, लाइट चार्ज पार्टिकल्स। लाइट चार्ज पार्टिकल्स, लाइट चार्ज पार्टिकल में आप इलेक्ट्रॉन का नाम ले सकते हैं। ओके, कैन नॉट बी एक्सीलरेटेड यूजिंग साइक्लोट्रॉन। कैन नॉट बी एक्सीलरेटेड यूजिंग साइक्लोट्रॉन। ये भी क्यों, ये समझ लेते हैं।
तो यहाँ पर आपने थोड़ी देर पहले जो टी का एक्सप्रेशन निकाला था वो आपका आया था पाई एम बाय क्यू बी। ओके, तो पहली बात, अगर लाइट चार्ज पार्टिकल है तो टाइम डी में बहुत कम ही स्पेंड करेगा। और दूसरी बात, अगर आप एक्सीलरेशन के एक्सप्रेशन की बात करें तो फोर्स बाय मास, यहाँ पर एक्सीलरेशन कौन करा रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्यू ई बाय एम। लाइट के केस में एक्सीलरेशन काफ़ी ज़्यादा होगा। तो जो चार्ज पार्टिकल जो बार बार ये स्पाइरल पाथ रिवॉल्व कर रहा था, वो सडनली अगर लाइट चार्ज पार्टिकल है तो एंड के तरफ चला जाएगा और जो स्टेप्स इसको फॉलो करना है वो फॉलो नहीं कर पाएगा। यहाँ स्पीड इंक्रीज करने के लिए ये रिवॉल्व करना, बार बार रिवॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है। तो वैसे केस में लाइट चार्ज पार्टिकल सच एज इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी एक्सीलरेटेड यूजिंग साइक्लोट्रॉन। ओके, थर्ड पॉइंट अगर आप देखें तो आइंस्टाइन ने एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में मास का रिलेशन दिया था। वो आपके पास m इज इक्वल टू एम नोट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। अब सोचिए, अगर स्पीड भी हाई होने लगे, ओके, तो वैसे केस में m भी इंक्रीज करेगा, हाई स्पीड में m इंक्रीज करेगा। तो अगर हाई स्पीड में m इंक्रीज कर रहा है तो 1 सेकेंड t जो है पाई m बाई क्यू बी वो आपको वैरी करने लगेगा, इंक्रीज करने लगेगा। मतलब क्या है, ये पार्टिकुलर d में ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा। हमने इसको कुछ ऐसा डिज़ाइन किया है कि ऑक्सीलेटर जितनी देर में अपना पोलरिटी चेंज करे उतनी देर में इसको वापस d में आ जाना है, गैप में आ जाना है। ओके, और फिर अगली बार जब d से घूम करके गैप में आए तो उतनी देर में ऑक्सीलेटर अपनी पोलरिटी को चेंज कर ले, तो यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम आएगा। यानी ऐसे केस में फिर से जो साइक्लोट्रॉन है वो चार्ज पार्टिकल को सर्टेन लिमिटेड वैल्यू तक ही एक्सीलरेट कर सकता है। ओके, उसके बियॉन्ड नहीं। हाँ, ये थर्ड वाले को जो लिमिटेशन है इसको दूर किया गया था एक डिवाइस, वो है सिंक्रो साइक्लोट्रॉन। ये नाम याद रखेंगे।